हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास में 28 और 29 मई 2023 से जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसको मैं इस क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। इस लेक्चर में आपको झारखंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो करंट अफेयर बोल सकते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल सारा कवर मिलेगा। तो अब ये लेक्चर आपको JNI न्यूज के नाम से मिलेगा। यहाँ पे एक इमेज आप देख सकते हैं जो कि आपका न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इमेज है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया है, जो कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था। तो इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आएगा, तो इसको मैं डिटेल में आज डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो @learners गज एजुकेशन टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा PDF अगर चाहिए होगा तो। लेट्स गेट अप। पहला क्वेश्चन झारखंड से लिंक कर आ रहा है कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो शुरू किया गया उत्कृष्ट विद्यालय योजना है, उसके तहत झारखंड में कुल कितने विद्यालय कार्यरत है, यानी कि ऑपरेशनल है? 70, 80, 90 या फिर 99? इसका सही आंसर हो जाएगा 80। तो 80 टोटल विद्यालय हैं जो कि उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत झारखंड में कार्यरत है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो बनाया गया है, ये उत्कृष्ट विद्यालय बनाया जा रहा है, उसको आदर्श विद्यालय योजना के तहत बनाया गया है और इसको CM स्कूल ऑफ एक्सेलेंस नाम दिया गया है झारखंड में। ध्यान रखिएगा, CM स्कूल ऑफ एक्सेलेंस। 80 विद्यालय अभी वर्तमान में कार्यरत हैं और बाकी 325 जो है आदर्श विद्यालय ही बनाए जाने की योजना है। अभी 80 विद्यालय ऑपरेशनल है, लेकिन जो है ये ऑपरेशनल नहीं है आदर्श विद्यालय, ये भी बनाया जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसका देखिएगा शुभारंभ जो किया गया था मई 2023 में हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया था ठाकुर विश्वनाथ सहदेव हाई स्कूल धुरवा रांची से। ओके ना, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का संबंध किससे है? तो ये नागवंश के अंतिम राजा थे, ध्यान रखिएगा। बाकी आप देख सकते हैं इन विद्यालयों में प्राइवेट विद्यालय जैसे पढ़ाई कराई जाएगी। ओके ना, जिस तरह से प्राइवेट स्कूल में शिक्षा दिया जाता है, ओके, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होता है, तो उसी तरह से इस स्कूल में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाएगा। मेन पर्पस इसका यही है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि मतलब कुछ फायदा भी हो पाएगा। प्राइवेट स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, जितने भी बच्चे पढ़े, सब ना सब ट्यूशन में पढ़ते ही हैं। कोई ऐसा आप लोग स्टूडेंट नहीं देखिएगा कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है और ट्यूशन वहाँ नहीं ले रहा है। फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का फायदा ही क्या है? मुझे तो ये भी समझ नहीं आता है। आप लोग देखिएगा आसपास थोड़ा ऑब्जर्व करके कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के बाद भी जो है ट्यूशन लेना पड़ रहा है। सरकारी स्कूल में पढ़े ट्यूशन ले तो फिर अलग बात है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में पढ़कर ट्यूशन लेने का क्या औचित्य होता है? थोड़ा सोचिए। देखिए, इसका उद्देश्य जो है सरकारी स्कूल में पढ़ रहे 15 लाख बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, जैसा कि पहले डिस्कस किया था। और वर्तमान में 80 विद्यालयों के नाम में CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जोड़ा जाएगा। नॉर्मली देखिएगा तो ऐसे ही स्कूल का नाम है, बस उसको आप लोग दर्जा दे दिए कि ये CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है। तो आखिर पता कैसे चलेगा कि यह जो ऐसे कुछ स्पेशल टाइप का स्कूल है? तो उसका नाम में अब CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जोड़ा जाएगा। तो उसके चलते यह न्यूज में आया था। तो 80 विद्यालय है, ध्यान रखिएगा। ओके, डिटेल में डिस्कस कर दिया। ओके, कुछ इस तरह से आपको विद्यालय देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से आधुनिक सुविधाओं से यह लैस है, लैपटॉप कंप्यूटर सब है ना, यानी कि डिजिटल मोड में भी आपको पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर की शिक्षा दिया जाएगा। ओके, सरकारी स्कूल में तो मैं देखता हूँ नॉर्मली कंप्यूटर का शिक्षा दिया ही नहीं जाता है, और अब लगभग देखिएगा तो हर एक एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। तो बताइए कि सरकारी स्कूल में जो झारखंड गवर्नमेंट है उसका, अगर झारखंड जो सरकार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे अगर आगे जाएंगे तो वो कंप्यूटर का तैयारी कैसे करेंगे? सबको ना बाहर से पढ़ना पड़ता है, स्कूल में शिक्षा दिया नहीं जाता है। तो मुझे तो लगता है कि इस चीज़ में भी सुधार करने की आवश्यकता है। क्लास जो है लगभग तो कम इधर से नहीं तो कम से कम 6 क्लास है तो सबको जो है मतलब पाठ्यक्रम में, करिकुलम में शामिल कर ही देना चाहिए। और ऐसे देखिएगा प्राइवेट स्कूल में छोटे ही बच्चों से सबको कंप्यूटर पढ़ाते रहते हैं, मतलब सिलेबस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस कला को नए संसद भवन के दीवारों में सजाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, ध्यान रखिएगा। ओके ना, डोकरा, सोहराई कोबर, जादव पटिया और या फिर पैतकर, इस चारों के चारों आपको जो आर्ट है वो झारखंड से रिलेटेड है और इसको भी मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो झारखंड का जो आर्ट है जिसको संसद भवन की दीवारों पर लगाया जाएगा वह है सोहराई कोबर पेंटिंग। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके ना, सोहराई कोबर बहुत इंपॉर्टेंट है। नए संसद भवन की दीवारों पर सोहराई कोबर चित्रकला से सजाया जाएगा, देख लीजिएगा। सोहराई कोबर और जितने भी चित्रकला यहाँ पे लिया गया है सबके बारे में डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। सोहराई कोबर चित्रकला मुख्यतः हजारीबाग से निकल कर आया है, जो कि बहुत बार आपको बता चुका हूँ। 2020 में इसको GI टैग दिया जा चुका है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। कहने का मतलब यह जो है पहचान हो गया हजारीबाग का कि यहाँ से निकल कर आया है। ओके ना, 2021 में यहाँ पे इंफॉर्मेशन इंपोर्टेंट आ रहा है कि 2021 में देखिएगा डाक विभाग द्वारा सोहराई कोबर संबंधित एक डाक लिफाफा जारी किया गया था। कौन सा साल में? 2021 में। जब 2020 में GI टैग इसको मिला तो डाक विभाग ने भी जो है इसको आइडेंटिफाई कराया सब जगह कि सोहराई कोबर नाम का कोई पेंटिंग होता है, झारखंड के हजारीबाग से निकल कर आया है। तो डाक विभाग का यह बहुत अच्छा स्टेप आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट पर्सन है बुल्लू इमाम। तो बुल्लू इमाम है, इनका संबंध सोहराई कोबर चित्रकला से है, ध्यान रखिएगा। इनको पद्मश्री 2019 में मिला था। यह न्यूज में आ रहे थे, फालतू को उठाकर नहीं लाया हूँ, यह न्यूज में आ रहे थे तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
डोकरा कला जो कि इंपॉर्टेंट था, आपको बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। एक धातु शिल्प कला है और मल्हार और तंत्री समुदाय झारखंड में इसके लिए फेमस है, यह कला करने के लिए। और इसमें जो टेक्निक यूज किया जाता है उसको लोस्ट वेस्ट टेक्निक बोला जाता है, एलवीटी आप बोल सकते हैं। ओके, देखिए मैं यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, जो चाहे वो करंट अफेयर हो, अगर स्टैटिक बैकग्राउंड से कुछ क्वेश्चन बनेगा या कुछ ऑप्शन आएगा तो उसको मैं डिटेल में डिस्कस करते चलूंगा। मेरे पढ़ाने का ढंग यही है कि कोई चीज़ मैं छोड़ता नहीं हूँ, डिटेल में जाता हूँ, मैं लंबी रेस का घोड़ा बनने में कोशिश करता हूँ, मतलब उसमें विश्वास करता हूँ, ऊपर ऊपर मुझे मजा नहीं आता है। जादव पटिया देख लीजिएगा, यह कपड़ों पर या कागजों पर यह बनाया जाता है। और लगभग देखिएगा जैसे कि कोई पेंटिंग बना दिया, कोई पेंटिंग बना दिया गया, तो इसमें बोला जाता है कि 4 से लेकर 16 चित्र जोड़कर जो है इस पेंटिंग को बनाया जाता है, तो ओके ध्यान रखिएगा। और ये जामताड़ा और दुमका रीजन में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वहीं से निकल आया है। देखिए जादव का मतलब क्या होता है, जादव का मतलब होता है ना चित्रकार, और पटिया का मतलब होता है कपड़ा। तो ये पेंटिंग जैसे कपड़ा पर किया जाता है, इसीलिए इसको जादव पटिया कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। पैतकर जो पेंटिंग है यह पेड़ की छाल और पत्तियों के रस से बनाई जाती है, और यह जो है से स्क्रॉल पेंटिंग है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यह सिवुम क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर देखिएगा तो इस चित्रकला के बारे में कुछ बोला गया है, इसको लगता है कि यह विलुप्त हो जाएगा, तो इसको विलुप्त होने से बचाने के लिए आमडूबी गांव है ना, देखिएगा इस सिवुम है, ये स्टेशन फॉर इस सिवुम, तो इसको पर्यटन गांव घोषित किया गया था। इस सिवुम का आमडूबी गांव को पर्यटन गांव इसीलिए घोषित किया गया था क्योंकि इसका जो पैतकर चित्रकला है उसको विलुप्त होने से बचाया जाए। तो सबको मैं डिटेल में डिस्कस कर दिया, ध्यान से देखिएगा। सोहराई कोहबर पेंटिंग है, ओके ना। कोहबर मतलब क्या होता है, कोह मतलब गुफा और वर मतलब होता है दूल्हा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए नए संसद भवन के लिए झारखंड के कलाकारों के द्वारा देखिए इस तरह से सोहराई कोहबर बनाया जा रहा है। अब इसको दीवारों पर भी सजाया जाएगा। बाकी मिथिला पेंटिंग को भी जगह मिला था, ध्यान रखिएगा, मिथिला पेंटिंग को भी जगह दिया गया था। मिथिला पेंटिंग का नाम आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, इसको मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, कन्फ्यूज मत कीजिएगा। यह जो है मिथिला वाला रीजन से मधुबनी पेंटिंग निकल कर आया है, इसलिए इसको मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो मधुबनी पेंटिंग भी सजाया गया है, झारखंड का सोहराई कोहबर पेंटिंग भी है। अगर देखिएगा तो कुछ इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, झारखंड से रिलेटेड न्यूज है। बाघ से लेकर झारखंडी पहाड़ियों व वन क्षेत्र से भरा रंग, अगर देखिएगा तो कुछ देख लीजिएगा, यहीं पे आए थे नाम, देखिए पद्म श्री बुल्लू इमाम। तो अगर न्यूज कहीं पे पढ़ते हैं, अगर यहाँ पे नाम में ऐड हो गया पद्म श्री प्राप्त करता है बुल्लू इमाम, तो इनके बारे में यह आपको पढ़ लेना है, देख लेना है कि इनको पद्म श्री कब मिला था। ओके, इस तरह से आपको पढ़ना है, वहाँ पे डाल दिया गया था। तो देख लीजिएगा जो बुल्लू इमाम है, उनके अपने परिवार से आने वाले और इस कला में 20 साल से जुड़े अलका इमाम ने बताया कि भारत के मानचित्र में देखिएगा कि इंडिया का जो मैप था उसमें सभी राज्यों को अपनी कला और संस्कृति को दर्शाना था, सभी राज्यों को कला और संस्कृति को दर्शाना था। तो चित्रकारी में गंगा नदी के किनारे की संस्कृति, इससे जुड़े राज्य को दिखाया गया है। और उसके बाद और कुछ बोल रहे हैं कि इसमें झारखंड में आपको बाघ देखने को मिलेगा, उसके जंगल हैं, पहाड़ियों हैं, सोहराई व कोहबर का रंग दिया गया था, ओके ना। और पूरा पेंटिंग को जो है मिट्टी से बनाकर उसमें प्राकृतिक रंग भरा गया था, ओके, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो नेचुरल चीज़ था सारा, ओके। तो न्यूज हो गया, डिटेल में डिस्कस हो गया। झारखंड का सोहराई कोहबर याद रखिएगा, नया पार्लियामेंट बिल्डिंग की दीवारों पे आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ भी डाला हुआ था, देख लीजिएगा, यही न्यू पार्लियामेंट आपका बिल्डिंग है, और न्यू पार्लियामेंट के बिल्डिंग के सबसे शीर्ष पर यहाँ पे सत्यमेव जयते वाला आपको चिन्ह मिलेगा, ए वाला, ठीक ना, देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिएगा तो जो पुराना संसद भवन है वहाँ से उठाकर गांधी जी का प्रतिमा भी लाया गया है ना, और उसका बोला जा रहा है कि उसका हाइट जो है गांधी जी की प्रतिमा का है वह 16 फीट है। ये चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मिथिला पेंटिंग यहाँ पे डला हुआ था, इसको यहाँ से हटाना होगा। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया, तो ये डेट है आपका 28 मई 2023, याद रखिएगा, सुपर इंपोर्टेंट डेट है 28 मई 2023, यानी कि विश्व पर्यटन दिवस के जस्ट एक दिन बाद, संडे डेट पड़ रहा था। ओके, आईपीएल तो आप लोग धुलवा ही दिए। संसद भवन का उद्घाटन देख लीजिएगा 28 मई 2023 को किया गया था। और देखिए संसद भवन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये बोला जा रहा है कि इसमें लोकसभा की 888 सीटें होगा, यानी कि इतना लोग बैठ सकते हैं। ओके, तो अब तक तो बोल रहे हैं आप लोग की 545 ही जो है से कैपेसिटी है। तो देखिए आगे 2026 तक ऐसा बोला जाता था, पढ़ते होंगे कि जो वर्तमान में लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें हैं, कब तक जो है से ऐसा ही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो 2026 तक जो डिलिमिटेशन कमीशन यानी कि परिसीमन आयोग का रिपोर्ट था उसमें बोला गया था 2026 तक यथावत रहेगा, उसके बाद जो है देखा जाएगा, चेंज किया जाएगा। ये सब पॉपुलेशन के आधार पर जो है से रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक, अलग अलग राज्यों का। राज्यसभा के 384 सीटें हैं, यानी कि इतना लोग बैठ सकता है। उसके बाद संयुक्त सत्र में देखिएगा कि आपको पता होगा कि जो संयुक्त सत्र होता है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। 108 यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, अच्छा, जो संयुक्त सत्र होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है। अगर कोई मामला में विभेद हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा को लेकर में, तब
और इसमें टोटल 1272 सीटें बनाया गया, क्योंकि 888 और 384 आप लोग जोड़ लीजिए, 1272 आएगा। तो इतना लोग उसमें बैठ सकते हैं संयुक्त शस्त्र में, यानी कि ज्वाइंट सीटिंग में ना। और ज्वाइंट सीटिंग को हेड बुलाते तो हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन हेड इसको लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही करेंगे, ठीक है ना, लोकसभा के अध्यक्ष, चलिए, जो कि अभी ओम बिरला है ना, याद रखिएगा। सॉरी, कभी कभी कुछ माइंड से निकल जाता है। आगे देखिएगा, तो यह संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया गया था। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। संसद भवन में संगोल को स्थापित किया गया है। यह संगोल देखिएगा इस तरह का आपको डंडा जैसा देखने को मिलेगा, और संगोल जो है सत्ता जो है हस्तांतरित करने का एक प्रतीक माना जा रहा है, कि अंग्रेज जो है सत्ता जब हस्तांतरित किए थे तो ये संगोल समर्पित दिए थे भारत के लोगों को। ओके, जो वहाँ के भारत के जो पहले मुख्य प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनको, लेकिन बाद में बोला गया था कि इसको जो संगोल को जो है इलाहाबाद के संग्रहालय में इसको रख दिया गया था। तो यानी इसके चलते ये न्यूज में आ रहा था, ओके, कि वहाँ पे क्यों रखा गया, संसद भवन में इसको रखा जाना चाहिए था। तो इसको पुनः जो है स्थापित किया गया है संसद भवन में। और ये जो संगोल लगेगा, ये जो है आपका जो लोकसभा चेयरमैन का जो बैठने का आसन होता है उसके जस्ट बगल में लगेगा, उनके सीट के जस्ट बगल में। नए संसद का भवन देखिएगा तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने किया है, ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ बनेगा, तो डिजाइनर इनके कौन है, तो विमल हसमुख पटेल, ये गुजरात के पर्सनालिटी हैं, विमल हसमुख पटेल, ठीक है। चलिए, तो इनको याद रखिएगा, ठीक है। विमल याद आ रहा है मुझे ना, प्रचार आता है उसका, बहुत रोस्ट होता है। बाकी देखिएगा तो यहाँ पे 4 धातुओं से निर्मित 75 रुपये का सिक्का भी जारी किया गया है, आपको डिस्कस किया था, आपको याद होगा, 4 धातुओं से निर्मित है। इस संसद भवन का आकार जो है आपको त्रिभुजाकार देखने को मिलेगा, और यह 6500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, ध्यान रखिएगा। बाकी संसद भवन के 3 मुख्य द्वार हैं, ऐसे तो टोटल 6 है, लेकिन 3 मुख्य द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार ना। देख लीजिएगा, कर्म को कर्तव्य द्वार में बोला गया है। तो कर्तव्य द्वार के जो में है आपको कोणार्क का सूर्य मंदिर के यहाँ पे आपको चक्र देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको चक्र और सरदार पटेल और बाबा साहब की धातु शिल्प भी देखने को मिलेगा, ठीक ना। यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर दिख रहे होंगे, और ये आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल दिख रहे होंगे, ठीक है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पहले गृह मंत्री भी बने थे। आइए कुछ देख लेते हैं, जैसा कि ये सब तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। 10 दिसंबर 2020 को जो है से आधारशिला इसका रखा गया था, ओके। और पहला बार विचार आया था कि 1991-92 में ऐसा कुछ काम करना चाहिए, ओके। और 1280 तक बढ़ाई जा सकती है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ना, 1280 तक जो है सीट बढ़ाया जा सकता है। ये तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि 888 जो है सदस्यों को सदस्य लोकसभा के, और 384 सीट जो है राज्यसभा के लिए इसमें बनाया गया है। बाकी 2026 तक के बाद देखिएगा कि मतलब जब बढ़ता है सीट तो उसमें लोग आराम से बैठ सकते हैं, इसीलिए जैसे इतना सीट ऑलरेडी बना दिया गया है, क्योंकि रोज पार्लियामेंट बिल्डिंग थोड़ी बनेगा। बाकी देख लीजिएगा, ये तो यहीं लिखा हुआ था कि 64,500 लगभग है, और यहाँ पे 5,000 जो है कलाकृतियाँ नए संसद भवन में लगाया जाएगा, ओके, दीवारों पर, इसीलिए जैसे झारखंड का भी पेंटिंग यहाँ पे शामिल किया गया था, ओके। ये सब कुछ देख लीजिएगा। इसमें देखिए यहाँ पे टोटल 6 द्वार है, जिसमें 3 मुख्य द्वार हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। देश के विभिन्न राज्यों में प्रदूषण के स्तर पर जारी रैंकिंग में झारखंड को कौन सा स्थान दिया गया है, पोल्यूशन में ना, एनपीसीबी होता है, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो देखिएगा यहाँ पे, तो देश में जो विभिन्न राज्यों में प्रदूषण स्तर था उसमें झारखंड का स्तर था 8वां, यानी कि 8वां रैंकिंग दिया गया है, यानी कि 8वां सबसे प्रदूषित राज्य है। और भारत का जो कैपिटल है नई दिल्ली, उसको पता होगा आपको, वर्ल्ड का पोल्यूशन मतलब बोल सकते हैं कि एक तरह का पोल्यूटेड सिटी बोला जाता है, पोल्यूशन कैपिटल कहा जाता है, कि यहीं पे जो है वर्ल्ड का पोल्यूशन कैपिटल है। बाकी देख लीजिए यहाँ पे प्रदूषण के मामले झारखंड का स्थान 8वां है। झारखंड का सबसे प्रदूषित स्थान धनबाद है। रांची जो कि झारखंड कैपिटल है उसको प्रदूषण का स्थान में 5वां स्थान दिया गया है। बाकी कुछ देखिए रिलेटेड न्यूज यहाँ पे डाला हुआ है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसके अध्यक्ष अभी शशिकर सामंत हैं। तो देखिए आप लोग पढ़ते हैं तो सिर्फ इतना ही पढ़ के छोड़ मत दीजिए, ये कुछ बोर्ड है, इसके लिए कौन झारखंड में काम कर रहा है आप लोग रिलेटेड न्यूज देख लिया कीजिए, ओके। तो जेएसपीसीबी के अध्यक्ष है आपका शशिकर सामंत। और देखिए क्वेश्चन जब बनेगा तो जेएसपीसीबी का फुल फॉर्म आपको से पूछ देगा, तो आप लोग सोचेंगे क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो ये न्यूज में था इसीलिए आ गया। तो झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। 9 अप्रैल 2001 को जो है इसको बनाया गया था, ओके ना। और 2001 में तो जेपीएससी का भी फॉर्मेशन किया गया था, आपको पता होगा 19 जनवरी को। तो फुल फॉर्म देख लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, तो मैं इसका फुल फॉर्म यहाँ पे डाल दूंगा। अगेन झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 2001 में आया था, अध्यक्ष अभी शशिकर सामंत हैं, ओके, ध्यान रखिएगा।
ये सब कुछ रिलेटेड न्यूज हो गया। 8वां स्थान दिया गया है, याद रखें। ISS शॉटगन विश्व चैंपियनशिप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इंडियन शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन होता है, तो ये बैडमिंटन का होता है ना, सॉरी ये शूटिंग का है, सॉरी, तो ये शूटिंग का आपको है फेडरेशन, तो इसमें झारखंड को 5वां स्थान मिला था। और देखिएगा तो ये कजाकिस्तान में हुआ था, अल्माटी में, तो याद रखिए कहाँ पे हुआ था शूटिंग फेडरेशन, तो अल्माटी कजाकिस्तान में। इसमें भारत का स्थान 5वां रहा था और हम लोग 2 पदक जीते हैं, जो कि एक सिल्वर था और एक ब्रोंज था। ओके ना, कांस्य और बोल सकते हैं कि रजत पदक। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस शहर में भी हो रहा है? भुवनेश्वर, गोवा, लखनऊ या फिर दिल्ली? देखिए अगर इसमें ना एक जगह पे नहीं हो रहा है, 4 जगह पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ उसका आंसर लखनऊ होगा। तो लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, तो इंपोर्टेंट बन जाता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 है, यह तीसरा सेशन है, बाकी 2 सेशन कब हुआ था डिस्कस कर दूंगा। तो ये आपको 4 शहर में देखने को मिलेगा, वाराणसी, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और गोरखपुर। चारों के चारों सिटी कहाँ पे है? तो चारों के चारों सिटी जैसे आपका उत्तर प्रदेश में ही है। तो यहीं पे अगर बोल देगा कहाँ पे हुआ, तो उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 जो है से हुआ। ठीक है, देख लीजिएगा, सॉरी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। बाकी देख लीजिएगा उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया था। कुल इसमें खेल जो शामिल है वह किस है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है वो होता है शुभंकर, जिसको अंग्रेजी में मस्कट आप लोग बोलते हैं। तो इस खेल का जो मस्कट है उसका नाम जीतू दिया गया है, और जीतू जो है से एक बारहसिंगा है, ठीक ना। जैसे कि तरह से आपका जो 34वां नेशनल गेम हुआ था उसमें आपका देखे होंगे कि जो बेबी डियर था छावा, उसी तरह से सबका जो है से एक मस्कट होता है, कोई इंपॉर्टेंट गेम होता है तो ना। तो ये बारहसिंगा है, इसको अंग्रेजी में स्वैम्प डियर कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट इसीलिए बन जाएगा क्योंकि यह जो है से उत्तर प्रदेश का जो है स्टेट एनिमल है। पूछ देगा कि उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल क्या है, तो आप लोग सोचिएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो ये न्यूज़ में चल रहा है भाई, इसीलिए करंट अफेयर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है करंट अफेयर को पकड़ना और स्टैटिक बैकग्राउंड को जाकर डिटेल में स्टडी कर लेना। आपका प्रिपरेशन यकीन मानिएगा बहुत ही अच्छा तैयारी हो जाएगा। ओके ना, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है स्वयं डियर के बारे में, क्योंकि अब शुभंकर बन चुका है। ओके ना, ध्यान रखिएगा, स्वयं डियर जीतू इसका नाम है। खेल का जो आयोजन होगा 2 से अधिक विश्वविद्यालय में किया जाने वाला है, इसको देख लीजिएगा। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 हुआ था ओडिशा में। अगर देखिएगा जैसे कि बोला था कि यह तीसरा सत्र था, तो पहला जब हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 में, यह ओडिशा में हुआ था। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 में दूसरा संस्करण हुआ बेंगलोर में। तो ये सब कुछ याद रखिएगा। ओके ना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के बारे में बात किया जा रहा था। थर्ड जो था इसका सत्र था 2020, फिर 22 और फिर 23। झारखंड के किस जिले में हाईकोर्ट का एक नया बेंच स्थापित किया जाएगा? पलामू, साहेबगंज, दुमका या फिर हजारीबाग? सही आंसर इसका दुमका होगा। नया बेंच अगर स्थापित किया जाता है इससे दो जो है सब महत्वपूर्ण लाभ होता है। सबसे पहले तो नॉर्मल जो हाईकोर्ट होता है उसका बर्डन कम होता है, तो बर्डन जो है इसका कम हो जाता है। दूसरा बात, अगर पीपल जो है उन लोग के लिए आसान हो जाता है, सुगम हो जाता है, अपने क्षेत्र से ही जो है जस्टिस को ले सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा भारत में ऐसे ऐसे मामले भी आपको कभी कभी देखने को मिल जाता है। ओके ना, कि इंसान का मृत्यु हो गया उसके बाद जो है केस उसका खुल रहा है। ओके ना, तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड कहा जाता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि देर से आपको इंसाफ मिला तो फिर क्या इंसाफ मिला? इंसाफ ही नहीं कर सकते हैं। मरने के बाद अगर किसी को आप खाना दे रहे हैं तो क्या मतलब बन जाता है? ओके, तो ध्यान रखिएगा यही दुमका में इसको स्थापित किया जाएगा। दुमका झारखंड की उप राजधानी भी है, संथाल परगना में यह पड़ता है और यह सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एरिया ऑफ वाइज। हाईकोर्ट का नया बेंच दुमका में खोला जाएगा और बहुत से लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। संथाल परगना के लोगों को अब रांची नहीं जाना होगा। देखिए मेन ये देखिए, जैसा कि मैं बोल रहा था कि आराम से आपको सुगमता हो जाएगा। मैं पलामू से बिलोंग करता हूँ और अगर देखिए कोई भी चीज़ के लिए अगर नॉर्मल सोचिए रांची, तो फिर भी हम लोग के जो एरिया है वहाँ से 165 किलोमीटर है रांची। अगर संथाल परगना में जाना हो जाएगा तो बहुत दूर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो रांची इतना है, तो क्या अगर कोई चीज़ के लिए मुझे अगर संथाल परगना जाना पड़ जाए, दुमका में जाना पड़ जाएगा, तो मैं जा पाऊंगा? बिल्कुल नहीं जा पाऊंगा। अगर नॉर्मल आप लोग जगह जगह पे थाने देखते हैं, अगर वहाँ पे थाना नहीं होगा तो बहुत सारा मामला तो दर्ज ही नहीं होगा। ओके ना, तो इसीलिए लोगों को जो है आराम हो इसके लिए जो है यह आपको स्थापित किया जा रहा है नया बेंच। समझ गए होंगे। बाकी सारा चीज़ तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि झारखंड के जो नए चीफ जस्टिस बने हाईकोर्ट को के वह है आपको संजय कुमार मिश्रा। इस चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। ओके ना, और हाईकोर्ट का जो गठन किया जाता है वो आर्टिकल 214 के तहत किया जाता है हर एक स्टेट में। और सुप्रीम कोर्ट पलट लीजिएगा 1 को 2 से, तो 124 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है और इसको हर एक स्टेट में हाईकोर्ट बनाया जाता है। ठीक है, और झारखंड में पहला लोक अदालत लगाया था 2009 में। झारखंड का हाईकोर्ट 15 नवंबर 2000 को ही स्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा यह झारखंड का 21वां हाईकोर्ट है। टोटल हाईकोर्ट भारत में 25 हैं। संजय कुमार मिश्रा अभी चीफ जस्टिस हैं, 14वें मुख्य न्यायाधीश है झारखंड हाईकोर्ट के। ठीक है ना, ज्ञान सुधा मिश्रा, ध्यान रखिएगा इनको, झारखंड की 6ठी जो है चीफ जस्टिस बनी थी, पहली महिला न्यायाधीश थी।
दुमका इसका आंसर हो गया। मुझे लगता है आपको कोई क्वेश्चन छूटा नहीं। अबू धाबी के यास आइलैंड में संपन्न आईफा 2023 के 23वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? गंगूबाई, ब्रह्मास्त्र, दृश्यम 2 या फिर साहो? तो इसका सही आंसर हो गया दृश्यम 2 ना, तो आंसर इसका सी हो गया। ध्यान से देख लीजिएगा, यह आईफा का 2023 का यह जो है 23वां संस्करण हुआ था अबू धाबी के यास आइलैंड में। अबू धाबी यूएई में पड़ेगा, इसका कैपिटल है ना यूएई। देखिए यूएई में एक बहुत ही फेमस जगह है दुबई, जहाँ पर आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर भी है, लेकिन ये कैपिटल नहीं है दुबई, अबू धाबी इसका कैपिटल है। दृश्यम 2 देख लीजिएगा। अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि ये जो आईफा अवार्ड हुआ इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, तो ऋतिक रोशन जी हैं। ओके, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, तो यह आलिया भट्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ कम से कम आप लोग याद रखिएगा। बाकी देख लीजिएगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2 है, उसका सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आर माधवन है, किस फिल्म के लिए दिया गया वो भी आप लोग कम से कम रेट कर लीजिएगा एक बार, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहे, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन रहे और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन रही। ठीक है, अवार्ड किसको मिला, कहाँ पे हुआ था, ये सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, दृश्यम 2 याद रखिएगा। और इनको जो मिला था सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड, और गंगूबाई के लिए मिला है ना, तो ये चीज़ याद रखिएगा। फीमेल कैरेक्टर है तो हो सकता है पूछा जाए। 2023 में देश के सर्वोच्च साहित्य सम्मान से किसे जो है सम्मानित किया गया है? यहाँ पे नाम नहीं डाला हुआ है, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए। दिमाग को ना आप लोग आराम मत दीजिए, दिमाग को थोड़ा सा ना टेंशन दीजिए, तो ना जल्दी मतलब देर तक कोई चीज़ याद रखेगा। तो टेंशन दीजिए और याद कीजिए कि सर्वोच्च साहित्य सम्मान जो है से कौन सा होता है। तो जो सर्वोच्च साहित्य सम्मान दिया गया है 2023 में, ये 2023 में दिया गया है, लेकिन ये 2022 का है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज मत कीजिएगा। तो 2022 को दिया गया है दामोदर मौजी को ना, और ये तो आपको पता होगा नरेंद्र मोदी जी का भी मिडिल नाम आपको दामोदर ही है। और सचिन तेंदुलकर का सचिन रमेश तेंदुलकर। ये सब आपको क्वेश्चन पर भी पूछा जाता है। ओके ना, स्मृति जुबेन ईरानी, उसके बाद इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, ये सब आपको पूछा जाता है कभी कभी। यहाँ पे देख लीजिए, गोवा के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। इतना बड़ा नाम क्यों रखते हैं इन लोग ऐसे जो फॉर्म आता था इस तरह से भरने वाला, मुझे लगता है इन लोगों का नाम तो आएगा भी नहीं। तो देखिएगा, PS श्रीधरन पिल्लई हैं, तो वह जो है लेखक दामोदर मौजी को जो है 3रे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया है ना, सॉरी यहाँ पे नहीं, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी देख लीजिएगा, दामोदर मौजी को ये जो बोला गया था कि सर्वोच्च साहित्य का सम्मान कौन सा है, तो वह सम्मान का नाम है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में 22 भाषाओं, जो 8वां शेड्यूल में जितना भाषा है 22, उसमें जो है से आपको अगर कोई लेखन करता है तो उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। सर्वोच्च साहित्य का अवार्ड है भारत में, तो इसको याद रखिएगा। दामोदर मौजी एक कोंकणी भाषा के लेखक हैं। कोंकणी भाषा को 1992 में 8वां शेड्यूल में इसको डाला गया था, याद रखिएगा। मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली 3 को डाला गया था 1992 में। उस समय संविधान संशोधन कौन सा था, 71वां संविधान संशोधन था। उसके बाद आपको पहला होगा 1967 में पता होगा, सिंधी भाषा को डाला गया था 21वां संविधान संशोधन के द्वारा 8वां शेड्यूल में। और उसके बाद 67 हुआ, उसके बाद 1992 में आया 71वां संविधान संशोधन, और 2003-4 में ना 2003 में आया था 92वां संविधान संशोधन, जिसके तहत आपको संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली सब कहाँ कहाँ बोला जाता है। तो संथाली आपका झारखंड का है, बोडो आसाम का है, डोगरी जम्मू कश्मीर का है और मैथिली मिथिला रीजन बिहार का है। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2003-4 में इसको डाला गया था। संथाली भाषा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, रघुनाथ मुर्मू के द्वारा इसको बनाया गया था, मतलब बोल सकते हैं कि विकसित किया गया था। लिपि को ओलचिकी को बताना भूल गया। तो देख लीजिएगा यहाँ पे, और इनको जो इनका एक उपन्यास है, नाम है कार्मेलिन, 1981 में इसको प्रकाशित किया गया था, या बोल सकते हैं कि हाँ उसी समय यह प्रकाशित हुआ था। और उसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है 1983 में। उसी समय भारत पहला बार वर्ल्ड कप का जीती थी ना, वनडे का। ज्ञानपीठ अवार्ड देखिएगा यहाँ पे 2022 का, यह 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड है। पूछा जा सकता है कि 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड, या फिर अभी जो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला तो वह कौन सा संस्करण था, तो यह 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड है। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा दिया गया था, इन्हीं को दामोदर मौजी को। कोंकणी भाषा का लेखक इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी ज्ञानपीठ अवार्ड देखिएगा तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ हिस्ट्री डाला हुआ है, ध्यान से देखिएगा। 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया था। यह मलयालम के कवि थे, प्रथम थे, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। ओडकुजल ना, ओडकुजल के लिए दिया गया था। बांस की बांसुरी, इसका अर्थ होता है ओडकुजल का। ज्ञानपीठ अवार्ड जो सबसे पहला बार किसी महिला को मिला 1976 मिला, आशा पूर्णा देवी, यह बंगाली राइटर है। प्रोति श्रुति के लिए इनको दिया गया था। यह जो राशि है वह 11 लाख रुपया दिया जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड में। ओके, ये सब ध्यान रखिएगा। ज्ञानपीठ अवार्ड डिटेल। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 2015, फिर 2016, 2017 या फिर 2019? सही आंसर इसका डी हो जाएगा। 1 अप्रैल 2019 को
झारखंड रूरल ग्रामीण बैंक का जो है गठन किया गया था। ओके ना, इसको रूरल नहीं बोला जाता है, सॉरी, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक इसको बोला गया है। ओके, इसको देख लीजिएगा। इसका टैगलाइन क्या है, तो झारखंड का अपना बैंक। देखिए मैं कोई भी चीज़ आपको फालतू नहीं पढ़ा रहा हूँ, जैसा कि पहला क्लास जब लिया था झारखंड का करंट अफेयर का, तो उसमें बताया था, दिखाया था कि किस तरह से फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो JRGB का फुल फॉर्म याद रखिएगा। ज़्यादा चांस है कि R जब वहाँ पे देगा तो एक ऑप्शन तो रूरल रखेगा, ताकि क्योंकि R मतलब रूरल होता है बहुत सारा फुल फॉर्म में, तो कन्फ्यूज आप लोग कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2019 को झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का गठन किया गया था। टैगलाइन झारखंड का अपना बैंक है। JRGB फुल फॉर्म देख लीजिएगा, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक है। अगेन R मतलब राज्य है, न कि रूरल। इसको बैंक को देखिएगा तो झारखंड ग्रामीण बैंक और वनांचल ग्रामीण बैंक को मर्ज करके बनाया गया था। ये JPSC जैसा क्वेश्चन, JPSC एग्जाम में क्वेश्चन बने, इसका मतलब JPSC जैसे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन बैंक को मिलाकर बनाया गया था। तो वनांचल ग्रामीण बैंक और झारखंड ग्रामीण बैंक याद रखें। बाकी अगर इस बैंक में देखिएगा तो शेयर होल्डिंग देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा भारत सरकार का है, 50% हिस्सेदारी है। SBI का भी इसमें हिस्सेदारी है 35%, और झारखंड सरकार का भी इसमें हिस्सेदारी है 15%। तो सबसे कम इसमें झारखंड सरकार का है। ओके, SBI का 35 और भारत का 50% है। तो ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाए तो लगा दीजिएगा। ओके, हेडक्वार्टर इसका रांची में है, बाकी आपको रीजनल ऑफिस भी देखने को मिल जाएगा 8 ना। और झारखंड में कुल जो ब्रांच है झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का वो 443 ग्रामीण बैंक हैं, याद रखिएगा शाखा। चेयरमैन अभी इसके पीयूष भट्ट हैं। ओके, इतना सारा इन्फॉर्मेशन हो गया। करंट में लेकर या न्यूज में आ रहा था तो इसको मैं डिटेल में डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूथ फेस्ट परिवर्तन 2.0 का आयोजन किस शहर में किया गया। तो यूथ फेस्ट परिवर्तन 2.0 है, यह आपको रांची में इसका आयोजन किया गया था ना। यूथ फेस्ट 2.0 में देखिएगा तो मुख्य रूप से कहा जा रहा था कि लोगों को वेद का, ये सब रामायण महाभारत है, पाठ करना चाहिए। ठीक है, इससे आप एक अच्छा इंसान बनते हैं। मुख्य रूप से केंद्र बिंदु यही सब टॉपिक था। तो देख लीजिए यहीं पे इस्कॉन द्वारा इसको आयोजित किया गया था IMA भवन में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी होता है इसका फुल फॉर्म, तो वहीं पे इसका आयोजन किया गया था। अब आता है वन लाइनर करंट अफेयर जो कि 2022-23 का होगा ना। इसमें ध्यान से न्यूज देखिएगा, कुछ स्पोर्ट्स का भी न्यूज है। झारखंड के सरकारी स्कूल में कोई भी शिक्षक जो है 5 साल से ज़्यादा शहरी क्षेत्र में पदस्थ नहीं हो। कहने का मतलब कोई भी टीचर हो तो अगर वह शहर क्षेत्र में है तो एक जगह पर 5 साल से ज़्यादा उसको नहीं रखा जाएगा, फिर उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस तरह से कुछ बात कहा जा रहा है। बाकी यहाँ पे न्यूज निकल कर आ रहा था, नेशनल न्यूज, कि हाल ही में NT रामाराव, NT राव बहुत ही दिग्गज नेता है, आंध्र प्रदेश के पहले CM रह चुके हैं NT रामाराव। ओके, आप लोग जूनियर NTR भी बोलते हैं उनके नाम से, एक हीरो को ना। तो देख लीजिएगा NT रामाराव का 100वीं जयंती मनाया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 101वां संस्करण लिए थे मन की बात का, तो उसमें जो है डिस्कस किए थे। तो आने वाला दिनों पूछा जा सकता है कि ये कहाँ के नेता थे। तो इनका संबंध फिल्मी क्षेत्र से भी था NT रामाराव का, यह एक राजनेता भी थे। ओके, कहाँ का CM थे, तो यह आंध्र प्रदेश के CM थे। आंध्र प्रदेश का भी वर्तमान में जो कैपिटल है वह अमरावती है, और जो हैदराबाद था वह तेलंगाना कैपिटल बन चुका है। तेलंगाना 2014 में इसको बनाया गया था, 2 जून 2014 को। बाकी एक और क्वेश्चन आ रहा है, देखिए इनकी 100वीं जयंती मनाया गया था, तो क्वेश्चन पूछ जाता है किसी का 50वीं जयंती मनाया जा रहा है, 100वीं जयंती मनाया जा रहा है। जैसे कि अभी देखिएगा तो जो भारत 247 अभी आपको काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो ओके ना। तो ये अब न्यूज में चल रहा है कि 2047 तक भारत को एकदम विकसित राष्ट्र बना देना है, अलग ही तरह का हम लोग भारत के सोच रख रहे हैं। ओके ना, तो ध्यान रखिएगा 100वीं जयंती है, 50वीं जयंती है, किसी का 75 साल पूरा रहा है तो इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है। मिस नेपाल वर्ल्ड 2023 देख लीजिएगा, मिस नेपाल वर्ल्ड जो बनी है उनको श्री इच्छा प्रधान जी बने हैं। तो याद रखिएगा इच्छा प्रधान याद रख सकते हैं, नाम इनका श्री इच्छा प्रधान है। तो याद रखें नेपाल मिस नेपाल वर्ल्ड बनी है। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और इससे न्यूज में आ रहा था कि अभी भारत को 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है बनाने के कगार पर हम लोग हैं ना। तो देख लीजिएगा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है, उसके बाद चीन, जापान, जर्मनी और भी भारत। हम लोग जो 5वां स्थान हासिल किए हैं वह ब्रिटेन को जो है पीछे छोड़कर 5वां स्थान हासिल किए थे, तो यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी कबीरदास का जो जन्म है वह 15वीं सदी में हुआ था, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। कबीरदास, ओके ना, देख लीजिएगा, क्योंकि यह न्यूज में आ रहा था कबीरदास की जयंती भी इनका हाल में मनाया गया था। तो पूछा सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो 15वीं सदी में हुआ था, वाराणसी में हुआ था। प्रेमचंद का भी जन्म जो है आपको वाराणसी में हुआ था, 1880 में बनारस के लम्ही गाँव में। बाकी एक और न्यूज है, विनय दामोदर सावरकर, शॉर्ट में इनको आपको VD सावरकर के नाम से जानते हैं ना। तो VD सावरकर देख लीजिएगा, इनका ये जो है 1904 में अभिनव भारत की स्थापना किए थे ना। अभिनव भारत को अंग्रेजी में यंग इंडियन सोसाइटी कहा जाता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा किया गया था। और इंडियन
ये जो आप लोग देखते हैं इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस बुक इन्हीं के द्वारा लिखा गया 1857 का। ओके ना, चलिए इन्हीं के द्वारा कहा गया था कि आज़ादी की यह पहली लड़ाई थी। बाकी झारखंड के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर हैं, देख लीजिएगा। रुका डैम रांची में स्थित है। यह न्यूज क्यों आ रहा था, देख लीजिए। रुका डैम रांची है और बोला जाता है कि इसमें जो रांची में पानी सप्लाई किया जाता है इसे साफ करके जो है से दिया जाता है। तो अभी यूनिसेफ का एक रिपोर्ट आया था जिसमें इसको पानी की जो गुणवत्ता है उसको चेक किया जा रहा था, तो मतलब पानी साफ पाया गया था, तो उसके चलते न्यूज में आया था, तो ध्यान रखिएगा। अंगिका भाषा इंडो आर्यन भाषा समूह से संबंधित है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। न्यूज में आ रहा था, आपको मैं पढ़ाया था तो स्टैटिक पोर्शन, तो उसमें ट्रिक दिया था बंस PK2। यह इंडो आर्यन भाषा से संबंधित इतना सारा भाषा याद रखिएगा। झारखंड में बी से होता है भोजपुरी, ए से होता है अंगिका जो कि भाषा है, उसके बाद नागपुरी है और सादरी है, पी से पंच परगने, एक से खो से कोठा, एक कुरमाली। ये सारा भाषा जो है से आपको इंडो आर्यन भाषा समूह से है। ओके, उरांव लोगों का जो कुड़ुक भाषा है वह द्रविड़ियन फैमिली से बिलोंग करता है। संथाली बोलिए, मुंडारी बोलिए, खड़िया बोलिए, हो बोलिए, ये सब जितना आप लोग भाषा देख रहे हैं वह जो है से आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से है, ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से बिलोंग करता है, इसे ध्यान रखिएगा। बाकी कुड़ू के साथ मालतो भाषा ही बोला जाता है ना, ठीक है ना, मालतो भाषा है, पहाड़िया भाषा है, ये सब जो है से द्रविड़ियन फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। उरांव लोगों का है, उरांव लोग दक्षिण भारत से आए थे, छूट रहा था अभी, देखिए। नेक्स्ट न्यूज आता है, भारत के HS प्रणव है, वो मलेशिया मास्टर 2023 का खिताब जीते हैं ना, फाइनल में चीन के वेंग होंग वेंग को हराए थे, ठीक है। ये इनका पहला जो है WBA की किताब है। ये एक बैडमिंटन के प्लेयर हैं HS प्रणव, ध्यान रखिएगा। ओके ना, कभी भी देखिए बैडमिंटन के बारे में बात आता है, 2 कप याद रखिएगा, एक होता है आपका थॉमस कप और एक होता है आपका उबेर कप। थॉमस कप जो होता है ये आपको मेल होता है, मेल के लिए होता है थॉमस कप, और जो उबेर कप होता है वह फीमेल के लिए होता है, बैडमिंटन का है यह। ओके ना, मोनाको देख लीजिएगा, यह ग्रांड प्रिक्स खिताब है 2023, वो मैक्स जो वेस्टरपन है वह जीते हैं ना, यह रेडबुल के चालक हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन कभी कभी कि यह क्या चलाते हैं, कोई भी एग्जाम हो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आप लोग कंफर्म रखिएगा कि 2 क्वेश्चन तो कम से कम पूछा ही जाएगा। अगर 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसी जैसे एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1 से 2 क्वेश्चन तो गारंटेड रहता है। झारखंड में अगर नेशनल अगर 40 क्वेश्चन जहाँ पे 30 क्वेश्चन आ रहा है तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मुझे लगता है ये ज़्यादा भी हो सकता है, इतना से स्पोर्ट्स से आपको रहेगा ही रहेगा, ठीक ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी ब्रिटेन के जो राफेल नाडाल हैं देख लीजिएगा, 14 बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीते हैं, ये न्यूज में आ रहा था। इनको क्ले कोर्ट का बादशाह कहा जाता है, ये टेनिस रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा ना, टेनिस रिलेटेड यह प्लेयर हैं ब्रिटेन के राफेल नाडाल, क्ले कोर्ट का बादशाह कहा जाता है, ठीक है। चलिए अच्छा, आप लोग बता यहाँ पे तो लिख दिया गया था कि बोला जाता है कि फ्रेंच ओपन जो है क्ले कोर्ट पर किया जाता है। कम्युनिटी टैब से आप लोग कनेक्ट रहिएगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं शेयर करते रहता हूँ और टेलीग्राम पे भी शेयर करता हूँ, कनेक्ट हो सकते हैं। एड्रेस है @learnersguideeducation, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बस आपका फीडबैक के तौर पर मैं लेता हूँ कि हाँ आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है या फिर बुरा लग रहा है। कुछ और पार्ट्स देख लीजिएगा, ILBS है, इनलाइन बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम। इनलाइन बैगेज स्क्रीन सिस्टम एक फुल फॉर्म न्यूज में आ रहा था, ये न्यूज में इसीलिए आ रहा था कि इनलाइन जो बैगेज स्क्रीन सिस्टम है इसको बिरसा मुंडा जो है से एयरपोर्ट पर शुरू किया जा रहा था। ओके ना, इसमें आप लोग जो सामान होता है उसका चेक किया जाता है कि अंदर में क्या क्या है, कुछ गलत चीज़ होता है तो उसको आपको जो है से एरोप्लेन में नहीं ले जाने दिया जाता है, तो वह स्क्रीन किया जाता है, चेक किया जाता है ना। तो देख लीजिएगा, इनलाइन बैगेज स्क्रीन सिस्टम है। तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जैसे ही आया मेरे माइंड में क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन ए था कि ग्राहक संतुष्टि के मामले में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पूरे भारत में दूसरा स्थान पे है, यानी कि जो आप लोग कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन होता है उसमें सबसे ज़्यादा संतुष्ट जो भारत में है, दूसरे नंबर का एयरपोर्ट आपको बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे तो बहुत पहले से काम हुआ था, 2013 में इसको विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया था। ओके ना, ध्यान रखिएगा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का। और अभी देवघर में तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही बना, आपको ध्यान रखिएगा। बाकी राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं तो हमेशा से जो है से आपको जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही है, जो कि अभी जगदीप धांगर हैं। ओके, पहले यह जगदीप धांगर, इनके बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन याद नहीं है, जैसे मुझे कुछ लग रहा है कि ये वेस्ट बंगाल से रिलेटेड थे, शायद भूल गया इन्फॉर्मेशन। बाकी देख लीजिएगा, झारखंड पार्टी के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वह एनोस एका है ना। झारखंड पार्टी, इसकी स्थापना 1938 में किया गया था। आदिवासी महासभा पहले नाम था, सॉरी, आदिवासी महासभा के नाम से पहले किया गया था जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा, जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था आदिवासी महासभा का। बाद में 1948 में जस्टिन रिचर्ड का एक पार्टी था, आपको याद होगा, यूनाइटेड झारखंड पार्टी। तो
तो 1938 1948 का मिला पार्टी 1950 में जैसे झारखंड पार्टी बना था, और 1992 के चुनाव में 52 के चुनाव में झारखंड पार्टी 32 सीटें जीतकर आई थी, और इसका चुनाव चिन्ह है मुर्गा छाप में झारखंड पार्टी, ध्यान रखिएगा। जयपाल सिंह मुंडा काफ़ी फेमस एक हॉकी के प्लेयर है। एम्स्टर्डम ओलंपिक याद है ना, एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 का, वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता थे बतौर कप्तान। बाकी कुछ अन्य समाचार है और कुछ न्यूज में देखिए यहाँ पे आ रहा था। कुछ क्वेश्चन छूटा है क्या? एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट रहा था। देखिए एमडीएम स्कीम आपको बताया था कि मिड डे मील स्कीम इसका नाम होता है। 15 अगस्त 1995 को पीवी नरसिम्हा राव के काल में इसको शुरू किया गया था। तो बोला जा रहा है कि मिड डे मील स्कीम के तहत जो है सप्ताह में एक दिन रागी का जो है हलवा आपको स्कूल में देखने को मिलेगा। सरकारी स्कूल में 1 से क्लास 8 तक इसको दिया जाता है, आपको पता होगा। तो एक दिन जो है रागी दिया जाएगा, ठीक है। रागी को आप लोग लोकल मड़ुआ भी बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा उत्पादन यह गुमला डिस्ट्रिक्ट में होता है। इसको मैं करंट अफेयर में पहले भी डिस्कस किया था, ध्यान रखिएगा रागी के बारे में। ओके चलिए, सबसे ज़्यादा उत्पादन रागी कहाँ होता है? गुमला में। ये क्वेश्चन तो याद रख सकते हैं, रागी से रिलेटेड न्यूज है। देख लीजिएगा रागी का हलवा कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। बहुत सारा चीज़ होता है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे तारामंडल और विज्ञान केंद्र के बारे में बात किया जा रहा था, उसको चालू करने की कोशिश, मतलब यहाँ पे चर्चा किया जा रहा था, न्यूज आ रहा था। तो इसके तहत क्या हुआ था, कोरोना काल में जैसे ये बंद हो चुका था, तो अब आपको बोला जा रहा था कि अब रांची में जैसे तारामंडल आपको चमकते हुए दिखेगा, ऐसा कुछ न्यूज में आ रहा था। ये जो तारामंडल बनाया गया था, ध्यान से देखिएगा, तारामंडल जो बनाया गया था वह 2010 में इसको बनाया गया था। ओके ना, विज्ञान जो केंद्र है झारखंड का, यह विज्ञान केंद्र है। यह देखिएगा, पूछा जाता है कि झारखंड में साइंस सेंटर कहाँ पे स्थापित है, तो यह जो है से रांची में है। 2010 में इसको स्थापित किया गया था, और यह जो से तारामंडल जो बना था वह 2019 में बना था। इस तरह से न्यूज में आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग। 2010 में साइंस केंद्र बना, विज्ञान केंद्र बना, तारामंडल 2019 में बना। बाकी देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए छोटा सा न्यूज है, यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको मैं काटा नहीं। ये जो आपको साइंस केंद्र देखने को मिल रहा है विज्ञान केंद्र, ये पूरे भारत का 25वां जो है से विज्ञान केंद्र है। पूरे भारत का यह 25वां केंद्र है, नंबर वाइज अगर देखेगा तो 25वां विज्ञान केंद्र है झारखंड में, ध्यान रखें। तो तारामंडल अब खुलने वाला है, आप लोग देख लीजिएगा। कुछ अगर मैं यहाँ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको बताऊँ तो ध्यान रखिएगा। नंबर जो है से 25 है ना, तो देख लीजिएगा झारखंड का जो 21 ने बोला था 25 है, कन्फ्यूज मत कीजिएगा, शायद हो सकता है मैं गलत बोल दिया हूँ। तो यह 25वां 21वां नहीं, झारखंड का हाई कोर्ट 21वां हाई कोर्ट है, इसे ध्यान रखिएगा। और झारखंड का सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है बुढ़ा घाघ, आपको पता होगा, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ओके ना, बूढ़ा नदी पर। तो यह झारखंड का जो है से पूरे भारत का 21वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। बाकी रांची में अब जो हुंड्रू फॉल है, ये पूरे भारत का 34वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। ये सब तो कुछ डेटा आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हैं। सीएम अभी 11वें हैं, गवर्नर 11वें हैं, चीफ जस्टिस झारखंड के 14वें हैं, ये सब कुछ याद रख सकते हैं। बाकी एक जगन्नाथ मंदिर का यहाँ पे देखिए न्यूज है आपके पास। ओके, तो जगन्नाथ मंदिर देखिए आपको रांची में ये चीज़ देखने को मिलेगा, और इसका निर्माण ठाकुर जो है से यहाँ पे देख लीजिएगा, ठाकुर इन्हीं शाह के द्वारा करवाया गया था। डेट था 1691 ना। तो ये सब कुछ रिलेटेड न्यूज आते रहता है, तो सोचते मैं मतलब आपको स्टैटिक पोर्शन में कितनी बार डिस्कस कर चुका हूँ। एक न्यूज आ रहा है कि आदिवासी शॉर्ट फिल्म बांधा खेत ये रिलीज हुआ था। तो बांधा खेत देख लीजिएगा, नागपुरी मुंडारी भाषा दोनों भाषा में है, बना हुआ है, ओके ना। तो यह भाषा में शॉर्ट फिल्म है बांधा खेत, इसको रिलीज हो गया है। इस फिल्म का निर्माण श्रेया इंटरनेशनल फिल्म प्रोडक्शन द्वारा किया गया है, रांची के द्वारा किया गया था, और निर्देशक जो है से एनपीके ने किया गया है। निर्देशक जो है से एनपीके हैं, इसको देख लीजिएगा। इनका तो मैं नाम ही देखो, मैं भी पहली बार न्यूज देख रहा हूँ। ओके, तो अगर मुझे मिलेगा तो एनपीके का फुल फॉर्म आपको कभी ना कभी देखने को मिल जाएगा। और फिल्म में अभिनेता जो है से अनुराग लुगुन है। ओके चलिए, ये सब कुछ न्यूज हो गया। तो आज इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज था कि जो कि आपको झारखंड से नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज आपको मैं दे दिया। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। PDF@learnersguideeducation टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। वंदे भारतम, जय हिंद।